तो अब हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट। कोलॉइडल सॉल्ट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड है डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन का अगर मैं हिंदी में मीनिंग देखूं तो उसका मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, मीन्स हमारे पास जो पार्टिकल होंगे लार्ज साइज के होंगे, हम उनको किसी ना किसी मेथड से तोड़ेंगे और फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, कोलॉइडल सॉल्ट के अंदर, कोलॉइडल रेंज के अंदर उसके पार्टिकल का साइज होगा। फर्स्ट मेथड है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में जो हम एक मशीन लेते हैं वो कुछ इस टाइप की दिखती है आपको, इसको कहते क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कोलॉइडल मिल, कोलॉइडल मिल, बाल मिल बोल सकते हैं, या फिर अल्ट्रासोनिक मिल, या फिर डिसइंटीग्रेटर भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, टू सर्कुलर स्टील की डिस्क है, सर्कुलर है, यहां पे आपको दिख रही होंगी सीधी है लेकिन ये सर्कुलर है, रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती, इतना गैप होना चाहिए इनमें। सस्पेंशन ऐड करते हैं हम ऊपर से, सस्पेंशन ऐड करने का मतलब क्या है, पार्टिकल का साइज है बड़ा है, कितने से 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर है। सस्पेंशन ऐड करेंगे, ये ड्राइविंग बेल्ट है, ये होलो शाफ्ट है, इससे होता हुआ इस डिस्क से निकलेगा, ये उसको पीस देगी, साइज को रिड्यूस कर देगी, फिर वो इस डिस्क के थ्रू निकलेगा, वो और ज्यादा रिड्यूस कर देगी, और फाइनली यहां से हमें जब वापस हमारा सस्पेंशन मिलेगा, सस्पेंशन में जनरली क्या करते हैं, थोड़ा डिस्पर्जन मीडियम भी डाल देते हैं, वाटर भी डाल देते हैं। फाइनली जब हमें यहां से मिलेगा वो हमें मिलेगा कोलॉइडल सॉल्ट, मतलब पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर था, लेकिन फाइनली इन सर्कुलर डिस्क जो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, इनसे होता हुआ वापस नीचे आएगा, तो उसका जो पार्टिकल साइज है वो किस में हो जाएगा, कोलॉइडल रेंज में हो जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, कोलॉइडल सॉल्ट मिल जाएगा। ये था मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। इस डायग्राम को, इस मिल को क्या कहते हैं, कोलॉइडल मिल, बाल मिल या अल्ट्रासोनिक डिसइंटीग्रेशन। एक इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो रोटेशन है, इसकी जो सर्कुलर है रोटेशन है, 1 मिनट के अंदर 7000 राउंड पूरे करने हैं इसने पर मिनट, तब जाके वो सस्पेंशन को किसमें कन्वर्ट करेगी, कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर। समझ आ रहा है? इसकी रोटेशन, सर्कुलर डिस्क की रोटेशन कितनी होनी चाहिए, 7000 राउंड होने चाहिए, इसके 1 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके हमें फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, कोलॉइडल सॉल्ट। डिसइंटीग्रेशन के अंदर सेकेंड मेथड देखिए, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन तोड़ना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आर्क, जिसको हमने कनेक्ट कर रखा है मेटल इलेक्ट्रोड के थ्रू, आगे वायर लगी हुई है, क्लियर है, कोई सोर्स होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इस आर्क के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, सैंपल रखा हुआ है, जिसका सोल हमें तैयार करना है। यह डिस्पर्जन मीडियम है, वाटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, और यहां पे ले रखी है आइस। तो 2 पार्ट है इसके, इस पोर्शन में आइस है, इस पोर्शन के अंदर डिस्पर्जन मीडियम है, ये इलेक्ट्रिक आर्क। ध्यान से सुनते जाना वर्डिंग और लिखते भी जाना। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, करंट अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसके अंदर करंट सप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी, हीट होती जाएगी। और जब इतना टेम्परेचर पहुंच जाएगा कि इसके ऊपर जो सैंपल पड़ा है वो किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा, इसके ऊपर ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और ज्यादा करंट इसके अंदर आ रहा है, और ज्यादा इलेक्ट्रिक आर्क हीट हो रही है, तो वो जो सैंपल है फाइनली किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर्स के अंदर। किसमें, तो उसके वेपर्स यहां से जाने लगेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये कंटेनर ओपन नहीं होगा, ये ओपन नहीं होगा, किसके कांटेक्ट में, आइस के कांटेक्ट में है। आइस जब ये वेपर्स जा रहे होंगे
कहीं ना कहीं इनके ऊपर से उड़ के इधर उधर जाएंगे। आइस उस एनवायरमेंट को देखिए, यहां तो इलेक्ट्रिक आर्क से हम कर रहे हैं हीट, लेकिन जो सेकंड पोर्शन में आइस है वो उस पोर्शन को क्या वो उसके टेम्परेचर को क्या करवा देगी, रिड्यूस करवा देगी, वो उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करवा देगी। आप ध्यान दीजिए, जब ये प्योर अपनी सॉलिड फॉर्म में पड़ा है। और एक बात और, ये मेथड स्पेशली किसके लिए वैलिड, किसके लिए यूज किया जाता है, टू प्रिपेयर गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, और थर्ड है प्लैटिनम सॉल। जनरली इनके लिए यूज किया जाता है, इन तीनों के लिए। तो गोल्ड आपको भी पता है, जब यहां पे हम ले रहे हैं उसका सैंपल तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, मेटल है सॉलिड फॉर्म में है, और उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे ही वो वेपर बनेंगे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक, पार्टिकल हो जाएंगे दूर दूर। अब आइस क्या करेगी, देखो मेल्ट करके हीट करके हमने उसको वेपर में कन्वर्ट किया है। आइस उसके टेम्परेचर को कोल्ड करेगी, लेकिन इतना भी कोल्ड नहीं करेगी कि वो वेपर्स वापस कंबाइन होकर सॉलिड बना ले। क्लियर है। तो वो वेपर्स जो है आइस की प्रेजेंस में कोल्ड होंगे और कहां वापस आ जाएंगे, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। और डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिलके उन वेपर्स के पार्टिकल का साइज जो होगा वो किस रेंज में लाई कर जाएगा, 1 नैनोमीटर टू, तो हमें हमारा फाइनली कोलोइडल सॉल मिल जाएगा। इसकी भी इंपॉर्टेंस है डिस्पर्जन मीडियम की। क्यों लिया ये, कोलोइडल सॉल बर्फ पे नहीं बनना, आइस पे नहीं बनना इसमें है। आइस ने सिर्फ वो जो वेपर बन के जा रहे थे बाहर, स्केप हो रहे थे, उनको कंडेंस करना है, वापिस किसके अंदर बुलाना है, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर लेके आएगा। डिस्पर्जन मीडियम के साथ उस गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम के जो वेपर्स के अंदर पार्टिकल थे वो मिलके उसके अंदर जो साइज बनाएंगे अपने पार्टिकल का वो होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कोलोइडल सॉल मिल जाएगा। थर्ड मेथड देखिए, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन मेथड जो है इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सस्पेंशन है। सस्पेंशन का मतलब क्या है, जिसमें पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ग्रेटर है और वो बॉटम पे सेट भी हो रहे हैं। जैसे आप क्या करो, वाटर के अंदर चौक पाउडर, चौक होता है ना जो ब्लैक बोर्ड वाला, उस चौक को अच्छे से क्रश करके इसके अंदर डालो, डिसॉल्व करो, शेक भी करो ग्लास रोड के साथ, लेकिन स्टीर कहेंगे, शेक नहीं कहेंगे, स्टीर करो। कुछ टाइम बाद वो चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो कहां सेटल हो जाएंगे, बॉटम पे सेट हो जाएंगे। मींस वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। चौक के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, जिससे चूने का पत्थर बनता है, तो वो कैसे वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। एक ही कार्बोनेट है जो अच्छे से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, Na2CO3, वॉशिंग सोडा। डॉट में क्या लगाते हैं, 10H2, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। बाकी कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इंप्योरिटी का कारण बनते हैं वो। तो हमने वाटर के अंदर क्या किया, चॉक पाउडर डाला, वो बॉटम में सेट हो जाएगा। तो क्या बनाएगा ये, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल या सस्पेंशन बनाएगा। तो इस तरीके से आप फिल्टर पेपर से दोबारा इसको छान सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। जो ऊपर वाला फिल्टर पेपर पे ऊपर पार्ट रहता है वो होता है रेजिड्यू, क्या होता है वो, और जो उससे पार हो जाता है, पास हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। जैसे हम चाय छानते हैं, जो छन्नी के ऊपर रह जाए रेजिड्यू, और जो नीचे कप में चला जाए फिल्ट्रेट। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेने हैं। क्या लेना है सबसे पहले, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट।
फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, कि जो डिस्पर्जन मीडियम में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, बॉटम पे बैठ रहे थे, हमने भाई फिल्टर पेपर से साफ करके 2 या 3 फिल्टर पेपर लिए, उनके बीच में अच्छे से उनको सुखा लिया, ड्राई भी कर लिया, उनको लिया, होने फ्रेशली प्रिपेयर चाहिए। अब इनको हम दोबारा से डिस्पर्जन मीडियम में डालें, डिस्पर्ज करें, डिसॉल्व करें, तो ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके क्या है, प्रेसिपिटेट है। जब वो पहले ही नहीं डिसॉल्व हुए तो अब कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमें इनका कोलोइडल सॉल्व बनाना है। हमें क्या करना है? इनका कोलोइडल सॉल्व बनाना है। तो इसके लिए हम ऐड क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेके किसी भी सब्सटेंस का, ऑफ अ सब्सटेंस, उसमें ऐड क्या कर देना हमने, प्लस क्या कर देना है, ए सूटेबल पेप्टाइजिंग एजेंट, ए सूटेबल पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसकी पेप्टाइजेशन करवा देगा। तो पेप्टाइजेशन प्रोसेस है क्या? पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस of formation of colloidal salt of a freshly prepared precipitate of a substance by adding a suitable agent या by adding a suitable peptizing agent। समझ आ रहा है क्या बनी डेफिनेशन है? पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए colloidal salt of a freshly prepared precipitate of a substance by adding a suitable peptizing agent into it। अब ये पेप्टाइजिंग एजेंट कर क्या है, और पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है? सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मींस इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होंगे। हम एग्जांपल के थ्रू करते हैं। हमने प्रेसिपिटेट जो लिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट जो लिए, वो ले लिए हमने FeOH3 के, FeOH3 के, और हमने पेप्टाइजिंग एजेंट क्या डाल दिया? पेप्टाइजिंग एजेंट FeCl3। अब इससे क्या होगा, ध्यान दीजिए, FeOH3 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं ये मान रहा हूं, कितने मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूं मैं, 3 मॉलिक्यूल सर्कुलर शेप, और सॉरी स्फेरिकल शेप में उसको कंसीडर कर रहा हूं। 3 मॉलिक्यूल है ये, मैंने यहां 1 बनाया, कह रहा हूं कि 3 है, ठीक है। तो क्या होगा, ऐड क्या कर रहा हूं मैं, FeCl3। अब जो पेप्टाइजिंग एजेंट लेना है ना, उसमें और जो प्रेसिपिटेट जिसका कोलोइडल सॉल्ट बनाना है, उन दोनों में एटलीस्ट 1 आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। OH पे -1 होता है, तो Fe पे कितना हुआ, यहां 3 पॉजिटिव, क्लोरीन पे -1 है, तो Fe पे 3 पॉजिटिव। तो इसका जो Fe3 पॉजिटिव है, उसको ये अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करवा लेगा। क्या करवा लेगा? एडजॉर्ब। तो इसके सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाएंगे, पॉजिटिव पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाएंगे किसके, Fe3 पॉजिटिव के। आफ्टर ऑल चैप्टर क्या चल रहा है अपना, सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन ही तो हुआ है। FeOH3 इससे किसको एक्सेप्ट कर लेगा, Fe3 पॉजिटिव को, और इसके सरफेस पे आ जाएगा। मतलब अंदर क्या प्रेजेंट है, FeOH3 का एक मॉलिक्यूल, और उसके स्फेरिकल सरफेस के बाहर क्या प्रेजेंट है,
Fe3 पॉजिटिव। जितने भी प्रेसिपिटेट के अंदर उसके मॉलिक्यूल थे सभी के साथ यही होने वाला है। पहले तो वो प्रेसिपिटेट अच्छे से बैठे थे बॉटम पे, अब उनके सरफेस पे क्या आ गया? चार्ज। सभी के सरफेस पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो क्या वो बॉटम पे सेट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे नीचे? नहीं बैठेंगे। एक दूसरे को वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब वो बॉटम पे, बीकर के बॉटम पे सेट नहीं होंगे, धक्का मुक्की करेंगे, रिपेल करेंगे, तो कंटिन्यूसली जिग जैग मोशन में रहेंगे। कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे। आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज में। ब्राउनियन ने बताया था कि कोलॉइडल पार्टिकल कंटिन्यूसली किस में होते हैं? जिग जैग मोशन में होते हैं। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसका मतलब वो एक जगह पे बॉटम पे इकट्ठे से सेटल हो नहीं सकते। अगर कोई बैठा तो ऊपर वाला आएगा, किसी से टकरा के नीचे आएगा, उसको फिर टक्कर मारेगा, फिर वो मोशन में। तो दो चीजें यहां से हुई कि पार्टिकल बॉटम पे बैठ नहीं रहे। हमने डिफरेंस किया था ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइडल में और सस्पेंशन में। ट्रू सॉल्यूशन में तो डिस्पर्ज फेज के जो पार्टिकल है वो तो डिसॉल्व ही हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं, उन्होंने कहां से सेटल होना है। और कोलॉइडल पार्टिकल सेटल नहीं होते थे, और सस्पेंशन में कह रहे थे कि स्टैंडिंग पे सॉल्यूशन को रखने पे वो सेटल हो रहे हैं बॉटम पे। अब अगर नहीं हो रहे तो सस्पेंशन वाली प्रॉपर्टी गई, बची किसकी? कोलॉइडल की। कोलॉइडल की। तो इसका मतलब जो फाइनल सोल हमें मिला है वो किसका मिलेगा? कोलॉइडल सोल का। फाइनल हमें क्या मिलेगा? कोलॉइडल सोल मिलेगा। इसी तरीके से एक तो ये हो गया। अब कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या लिखोगे? कारण बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन? क्या कॉज है? व्हेन वी एड ए suitable peptizing agent, ब्रैकेट में लिख लेना FeCl3, into freshly prepared precipitate of FeOH3, then Fe3 positive ion common to the FeOH3 from FeCl3 is are adsorbed on the surface of FeOH3 molecules. So all molecules of FeOH3 now have positive charge spread on their surface. Due to this, they repel each other and do not settle down. Settle नहीं होंगे, repel करेंगे एक दूसरे को। And their size, देखो पहले प्रेसिपिटेट था, पड़े इकट्ठे थे, लेकिन प्रेसिपिटेट के एक पार्ट मॉलिक्यूल का जो साइज था वो कोलॉइडल रेंज में नहीं था, छोटा था। लेकिन जब वो क्या होंगे, सॉरी, ऊपर पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा तो उनका जो साइज है वो किस में रेंज कर जाएगा? लाई कर जाएगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, जो किसकी रेंज है? कोलॉइडल रेंज है। फाइनली क्या बन जाएगा? कोलॉइडल सोल किसका? FeOH3 का। पहले ये सस्पेंशन की फॉर्म में था, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में था, FeCl3 ऐड करना पड़ा, फिर जाके बनेगा इसका कोलॉइडल सोल। इसी तरीके से मान लीजिए आपको तैयार करना है, AgI के प्रेसिपिटेट होते हैं, ये सेपरेटली सोल्यूबल होते हैं, AgI, AgCl, AgBr, PbCl2, PbSO4, BaCl2, BaSO4, ये सारे क्या होते हैं? सेपरेटली सोल्यूबल सॉल्ट। तो हमने मान लीजिए तैयार करना है, AgI के हमने ले लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, उनमें हमने ऐड कर देना है या तो AgNO3 और KI। वो किसका काम करेगा? पेप्टाइजिंग एजेंट का। क्यों? इसके साथ क्या कॉमन है? इसके अंदर Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव है। अगर ये लेते हैं तो Ag पॉजिटिव कॉमन आ गया, ये लेते हैं तो I नेगेटिव आ गया। अगर ये लिया तो इसके सरफेस पे Ag पॉजिटिव आ जाएंगे, सभी पे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, कंटिन्यूस मोशन में रहेंगे, कोलॉइडल रेंज के अंदर साइज होगा, कोलॉइडल सोल बन जाएगा। अगर ये लेते हैं तो अगर AgI यहां है तो बाहर कौन आएगा? I नेगेटिव। बाहर कौन आएगा?
दूसरे पे कौन आएगा, I नेगेटिव। आपस में क्या करेंगे, रिपेल करने की वजह से एक बात, रेस्ट में नहीं रहते, सेटल नहीं होते, दूसरा उनका साइज कोलोइडल रेंज में आ जाता है। इससे इसका भी क्या प्रिपेयर हो जाएगा, कोलोइडल सोल। तो ये किसका कौन सा मेथड था, डिसइंटीग्रेशन मेथड, और इसके थे 3 पार्ट। क्लियर है। सेकंड मेथड है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड, इकट्ठा करके बनाना। उसमें फर्स्ट पार्ट है बाय केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन के अंदर फर्स्ट टाइप की रिएक्शन हम करने वाले हैं बाय डबल डीकंपोजिशन। तो इसके लिए आप एग्जांपल देखिए, हम एग्जांपल ले लेते हैं आर्सेनियस ऑक्साइड। आर्सेनियस ऑक्साइड का, और इसको ट्रीट करवाते हैं H2S गैस के साथ, मतलब H2S गैस पास करवाते हैं इसमें से। तो अगर हम इसको ब्रेक करें, आर्सेनिक किस फैमिली में आता है, नाइट्रोजन फैमिली में है ना, तो +3 है इस पे, और है कितने ये 2। ऑक्सीजन की बात करें 3 है, बट चार्ज कितना है 2 नेगेटिव। हाइड्रोजन की बात करें +1, सल्फर पे 2 नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, यहां से आर्सेनिक के साथ सल्फाइड जाएगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो बनेगा AS2 S3 प्लस H2O। क्या कहेंगे हम इसको, आर्सेनियस सल्फाइड। और ये जो हमें फाइनल मिला ना आर्सेनियस सल्फाइड, आर्सेनियस ऑक्साइड में H2S गैस पास करने पे इसका जो पार्टिकल साइज है वो किस में होगा, कोलोइडल रेंज में। तो ये कौन से टाइप का सोल मिला है, कोलोइडल सोल। पार्टिकल साइज भी लिख देना नीचे, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ये बन जाएगा बाय डबल डीकंपोजिशन, मींस ये भी टूट रहा है और ये भी टूट रहा है, इसको हम कहेंगे बाय डबल डीकंपोजिशन। इसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ रहा है, इसमें सल्फर की जगह ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों की डीकंपोजिशन हो रही है और हमें फाइनली आर्सेनियस सल्फाइड का कोलोइडल सॉल मिल रहा है। केमिकल रिएक्शन है सेकंड, देखिए बाय रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये तीनों डेफिनेशन हो सकती है रिडक्शन की। रिडक्शन देखिए AuCl3 गोल्ड का क्लोराइड लेके चल रहे हैं हम, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे स्टेनस क्लोराइड, टिन क्लोराइड बोल देते हैं। अब ध्यान दीजिए, गोल्ड क्लोराइड टिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा Au एलिमेंटल स्टेट प्लस SnCl4। टिन जो है वो आता है कार्बन फैमिली में, कहे शिव जी सुनो पार्वती। +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहां पे कितनी है, अगर क्लोरीन पे -1 है तो यहां पे कितनी है +2। यहां पे गोल्ड की कितनी है 0, और यहां पे गोल्ड की कितनी है +3 क्योंकि साथ में 3 क्लोरीन है। और यहां पे टिन की कितनी है, यहां पे टिन की कितनी है +4। तो टिन देखिए +2 से कहां पहुंचा है +4, इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। और ये पहुंचा है यहां से यहां, तो इसकी क्या हुई है रिडक्शन। तो जो हमें सोल मिलता है इसका नहीं मिलता, हमें मिलता है इसका कोलोइडल सोल। गोल्ड का कोलोइडल सोल मिलता है तो हम क्या बोल देंगे कि जो फाइनली गोल्ड का कोलोइडल सोल मिला है वो किसकी वजह से मिला, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ गोल्ड क्लोराइड, ऑरेट क्लोराइड भी बोल देते हैं Au ऑरेट। तो रिडक्शन की वजह से मिला है, इसीलिए रिएक्शन का नाम है बाय रिडक्शन। फाइनल जो प्रोडक्ट है गोल्ड सॉलिड नहीं मिलेगा, एक सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा,
और उसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में मिलेगा। अब अगर हम देखें ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन की थर्ड रिएक्शन हम कर लेते हैं बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्रोमीन का और उसमें से पास करते हैं H2S गैस, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा सल्फर प्लस HBr, HBr के साथ 2 आएगा। ये सल्फर सोल की फॉर्म में है, बाद में सल्फर के मॉलिक्यूल, सल्फर के एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं S8 मॉलिक्यूल, तो ये बनेगा सल्फर सोल। सल्फर सोल, जो सोल मिल रहा है सल्फर का, उसमें पार्टिकल का साइज किसमें मिलेगा हमें, कोलॉइडल रेंज में। तो ये था बाय केमिकल रिएक्शन, 3 पार्ट थे, डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। सेकंड मेथड देखिए बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज। एग्जांपल लेते हैं अपन सल्फर का, जो किस फॉर्म में होती है एसिड, फॉस्फोरस का अलग से है ये फॉस्फोरस P4। अब देखिए ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर। S8 में आप चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकते, फॉस्फोरस पे चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकते। ये क्या है, नॉन पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर। तो ये अच्छे से डिसॉल्व होंगे किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, बिकॉज आपने सुना होगा लाइक डिसॉल्व लाइक। सोल्यूबल इन नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या ले सकते हो, बेंजीन, बेंजीन के बाद ईथर, अल्कोहल, ये ले सकते हो। और पोलर की बात करें तो उसमें ये क्या है, लेस सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट लाइक है वाटर। अब देखिए जब इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो अच्छे से घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत ही कम रहता है, वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएगा, एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाएगा, पार्चमेंट पेपर से भी पास हो जाएगा। लेकिन जब इसमें डिसॉल्व करते हैं तो पार्टिकल का साइज लार्ज रहता है, वो कम डिसॉल्व होता है, वो बनाता है सस्पेंशन, मतलब पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा। क्लियर है, तो वो फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होगा और पार्चमेंट पेपर से भी पास नहीं होगा और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास नहीं होगा। समझ आ रहा है। तो अगर हम इसका सोल बनाना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेथड है कि हम क्या करें, पहले सल्फर या फिर फॉस्फोरस, इसको पहले डिसॉल्व कर ले इसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक में, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, डिसॉल्व हो जाएगा। फिर वो जो सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन बना, उसको आप किस में ऐड कर दो, वाटर में, या उसमें वाटर ऐड कर दो। अब वाटर में उसके पार्टिकल ने डिसॉल्व नहीं होना, इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाना है। सॉल्वेंट 2 आ गए, नॉन पोलर भी आ गया, पोलर भी आ गया। इसका मतलब ना तो वो कंप्लीट डिसॉल्व स्टेट में रहेगा, ना तो कंप्लीट घुलेगा, और ना ही कंप्लीटली अनडिसॉल्व स्टेट में रहेगा, मतलब ना ही कंप्लीटली पीपीटीज बनेंगे। तो इन बिटवीन स्टेज आ जाएगी, मतलब ना ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, ना ही सस्पेंशन बनेगा, बीच में कौन सा होता है, कोलॉइडल सॉल्व बनेगा। तो हमने करना क्या है, इफ वी ऐड सल्फर, सल्फर यहां किसका काम कर रहा है, डिस्पर्स्ड फेज का, टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख लेना, लाइक ईथर, बेंजीन,
देन it dissolves या it is dissolved in it, वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। when this solution, उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना, वो डिसॉल्व हो गया, is added to, या हम लिख लेते हैं when water is added to this solution, then colloidal salt of sulfur is formed। समझ आ रहा है? पहले तो उसमें डिसॉल्व करना है, उसमें उसको डालना है जिसमें वो डिसॉल्व हो रहा है, फिर हमने वाटर ऐड कर देना है, वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होता तो पार्टिकल साइज ना तो कंप्लीटली डिसॉल्व रहेंगे ना अनडिसॉल्व, सेंटर में आ जाता है कोलोइडल सॉल्ट, तो पार्टिकल का साइज हो जाएगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ये था बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज कि पहले बेंजीन फिर वाटर किया सॉल्वेंट एक्सचेंज। थर्ड देखो, बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ ए सब्सटेंस इनटू ए सॉल्वेंट। मान लीजिए हम यहां पे वाटर को एक सॉल्वेंट के रूप में ले रहे हैं, सॉल्वेंट की फॉर्म में ले रहे हैं, और वाटर भी कौन सा है? कोल्ड वाटर है। आइस कोल्ड वाटर बोले तो ज्यादा बेटर है, आइस कोल्ड वाटर। अब किसी सब्सटेंस के, वो सब्सटेंस क्या हो सकता है? सल्फर हो सकता है और मरकरी, सभी के इस मेथड से नहीं बनते भाई, और मरकरी हो सकता है। उनके वेपर मान लीजिए आपने इस साइड तैयार करे हैं और किसी मीडियम के थ्रू आप इसके ऊपर से भेज रहे हो, उसके वेपर से इसके ऊपर से जा रहे हैं मान लीजिए। आपने क्या करना है, अब देखो आइस कोल्ड वाटर है तो वो इस टेम्परेचर को क्या रखेगा, जब ये इसके ऊपर से जाएंगे उस टेम्परेचर को ठंडा रखेगा, उससे क्या होगा, ये वेपर क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। अब कंडेंस तो हो गए, कंडेंस का मतलब क्या है? वेपर से आपने वापस लिक्विड बनाया, ये लिक्विड पहले ही है, वो उसके अंदर मिक्स हो सकता है, लेकिन मिक्स तो हो जाएगा, स्टेबल भी करना है कि मिक्स होने के बाद दोबारा ना जल्दी से उड़े। ऐसा ना हो कि आइस कोल्ड वाटर कब तक आइस कोल्ड रहेगा, थोड़ी देर बाद तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा ना, ताकि जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आए ये वेपर दोबारा ना उड़ जाए, यहां से वेपराइज ना हो जाए, वोलेटाइल ना हो जाए। तो इसके लिए हम एक स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डाल देते हैं इसमें, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डाल देते हैं, और वो बेसिकली इन केस में, इन दोनों के केस में क्या लेके चलते हैं? अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। अब आइस कोल्ड वाटर, इसके लो टेम्परेचर की वजह से ये वेपर कंडेंस भी होंगे, और इस स्टेबलाइजिंग एजेंट की वजह से उसके अंदर अच्छे से काफी देर के लिए रहेंगे भी, तो बनेगा उनका कोलोइडल सॉल्ट। तो लास्ट है बाय एक्सेसिव कूलिंग। इसमें अपन जो सोल बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? बोलो, कोलोइडल सॉल्ट ऑफ आइस। आइस क्या है? पोलर है, वाटर से बन रही है तो पोलर होगी। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है पिंजरे की तरह इसका। वाटर मॉलिक्यूल आपस में उनका जब कंबाइन होते हैं तो गैप रह जाता है, जिस वजह से आइस का वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। आइस पोलर है, और हम सॉल्वेंट ले रहे हैं यहां पे दो नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और ईथर। ईथर नेक्स्ट है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट क्या लेंगे? वाटर। अब आपको भी पता है आइस वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है ना, गर्मियों में घर में बनाते होंगे स्पंजरी, तो उसमें अच्छे से क्या है? डिसॉल्व हो जाती है।
नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगी। तो जब हम क्या करें, आइस को पहले डाल देते हैं बेंजीन के अंदर या ईथर के अंदर, तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। अगर होगी तो जो आइस के पार्टिकल्स हैं लार्ज साइज में रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे अच्छे से। उसके बाद आप क्या करो, वाटर ऐड कर दो उसमें, उसी सॉल्यूशन में, और वाटर में ये डिसॉल्व हो जाती है, बेंजीन में ये अच्छे से डिसॉल्व नहीं होती। तो मतलब ना तो कंप्लीट अनडिसॉल्व, ना कंप्लीट डिसॉल्व, और बीच में कौन आता है, कोलोइडल रेंज। तो आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस तरीके से इकट्ठे जुड़ के रहेंगे, क्योंकि आइस में एक वाटर मॉलिक्यूल आगे कितने के साथ जुड़ता है, 4 के साथ। कैसे, अगर मैं H2O की शेप की बात करूं तो बेंड शेप होती है इसकी। इस हाइड्रोजन के साथ नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल का इस पे है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे है पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा नहीं है, तोड़ देते तो फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव आता, इस पे पार्शियल नेगेटिव। इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव एंड को इंटरेक्ट करता है, इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से इसका हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट हो सकता है, हालांकि ये बहुत वीक होती है, कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में 1/10 पावर होती है, समझ रहे हो ना, 10वां हिस्सा ही है सिर्फ, ये बहुत कमजोर है, ये स्ट्रॉन्ग है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड और बना सकता है इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, दूसरे के हाइड्रोजन एटम के साथ, दूसरे के हाइड्रोजन एटम के साथ, इस तरीके से। फिर ये आगे जुड़ेगा, तो ये बीच में ये जो स्पेस है वो क्या रह जाएगा, वैकेंट। तो देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल कितने से जुड़ा, 1 2 3 4, 4 के साथ जुड़ रहे हैं, क्लियर है, 4 के साथ जुड़ रहे हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है और 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, समझ आ रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, ना तो कंप्लीट, हाँ अगर वाटर के अंदर होता तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो जुड़ रहा है टूट जाता वो स्ट्रक्चर, उसका केज लाइक स्ट्रक्चर। बेंजीन नॉन पोलर है तो कंप्लीटली टूटेगा भी नहीं। तो आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है इस तरीके से जुड़ेंगे कि ना तो वो कंप्लीटली अलग अलग दिखेंगे, ना ऐसे कि काफी सारे एग्रीगेट हुए हैं, बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए हैं। आफ्टर ऑल हम देखें तो ये किसके अंडर आ रहा है, ये जो पॉइंट है किस मेथड के अंडर है, एग्रीगेशन के अंडर ही है ना, कंप्लीटली अलग भी नहीं होंगे और बहुत ज्यादा भी इकट्ठे नहीं होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल वाटर के बेंजीन की वजह से इकट्ठे रहेंगे, जिस वजह से उसके आइस के एक मॉलिक्यूल का साइज किस में लाई कर जाएगा, कोलोइडल रेंज में, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और फाइनली हमें आइस का कोलोइडल सॉल्व मिल जाएगा।